नमस्कार किसान भाइयों, मैं एसएन पटेल और आप देख रहे हैं हमारा कृषिफाई नेटवर्क। तो आज हमारे साथ खेती के ऐसे गुरु हैं जो विदेश तक से इनके यहाँ किसान कुछ सीखने के लिए आते हैं और मल्टी लेयर फार्मिंग की ये ऑलरेडी खेती कर रहे हैं लगभग 2009 से। तो अभी तक जो हम इनके फ्लॉट पर हैं और जो हमने आम देखा है, ये सागर जिले में ऐसा पहला आम है कि अभी तक किसी किसान ने इसको नहीं उगा पाया है। लगभग में ये 1 केजी का आम है। तो हमारे साथ जो शख्स हैं वो हैं आकाश चौरसिया। वो ऑलरेडी मल्टी लेयर की खेती करते हैं और इनकी अभी अगर उम्र की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा उम्र नहीं हुई है, जो मेरी ही उम्र है और लगभग इसी उम्र के होंगे। तो भाई साहब, जैसा कि मैं आपके यहाँ आया हूँ, बहुत अच्छा लगा है और आप जो किसानों के लिए कुछ ना कुछ आप सिखा रहे हो और देसी बीजों पर फोकस है। और जैसे मैं आया हूँ तो ये जो आम है ये तो लगभग में 1 केजी का है। तो ये आपने कैसे इसको संभव किया सागर जिले में? देखिए, इसको ये ग्राफ्टिंग विधि से तैयार किए गए पौधे हैं जिनको यहाँ पर हमने संरक्षित किया, लगाया। और लगभग 1 एकड़ में लगभग टोटल मिला के हमारा 4 एकड़ के आसपास के एरिया में आम लगा हुआ है। तो 400 पौधों के आसपास हमने लगाए। तो इसमें बहुत सारी प्रजातियों का हमने कलेक्शन किया। लगभग जो है ना 32-33 प्रकार की प्रजातियां हैं जो फलन पे हैं, और उसमें बहुत सारी रेयर प्रजातियां भी हैं, वो सारी भी हमने लगाई। और कुछ देसी प्रजातियों पर भी यहाँ पे हमने काम किया। तो ये जो है ये मल्लिका वैरायटी है और ये काफ़ी साइज़ में बड़ी होती है। मतलब 500 से 1000 ग्राम का इसका वज़न आ जाता है और टेस्ट में काफ़ी लाजवाब है। और इसको हमने ग्राफ्टिंग विधि से तैयार किया और खाद पानी के रूप में इसमें हमने मटका खाद और जो हमारी कंपोस्ट होती है या जो पत्तियों का कचरे का कंपोस्ट होता है उसको ही हमने रिसाइकिल करके मिट्टी में बराबर से दिया। तो उससे इसका बहुत अच्छा मौर भी आया। दूध और शहद का स्प्रे किया तो उससे भी इसको साइज बढ़ाने में अच्छा मदद मिला और संतुलित रूप से हमने उसको भोजन दिया। तो उसके परिणाम जो है ना आपके सामने। जैसा कि सर मैंने एक और यहाँ देखा है कि जो आप जैविक खाद डालते हैं, रासायनिक खाद तो यहाँ कहीं से कहीं तक हमको नहीं दिख रहा है। और ये सब सर, ये तो नहीं कमाल के जैविक खाद का कमाल? ये जैविक खाद का ही कमाल है। जो हम प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों से जो हम नेचुरल खाद बना रहे हैं वही खाद हम इसमें देते हैं और उसी से उसकी साइज और वो सब बढ़ता है। फिर पत्तियों का फोटोसिंथेसिस होना बहुत अच्छा ज़रूरी है। तो पत्तियां हमेशा ग्रीन रहें पौधे की, ये किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए। अगर पत्ती पीली पड़ रही है तो नाइट्रोजन की कमी है या फिर पानी की कमी है या फिर पत्ती का कलर किसी और तरीके से चेंज हो रहा है। तो अलग अलग कलर में अलग अलग पौधे सिम्टम्स दिखाते हैं कि ये तत्वों की कमी है। उन तत्वों की हमें पूर्ति करना चाहिए। तो अगर हम वो तत्वों की पूर्ति जैविक खाद बना के करते हैं तो पौधे में अच्छा बढ़वार होता है, पत्तियां ग्रीन आती, फोटोसिंथेसिस होता है। फिर चाहिए कि जब मोर आए तब उस समय पे पौधे को और एक्स्ट्रा पोषण मिले। तो उसके लिए हम देसी गाय का कच्चा दूध आधा लीटर और 50 ml शहद को 15 लीटर पानी में घोल के और स्प्रे करते हैं। इससे हमारा मोर भी ज़्यादा रुकता है और फल की साइज और टेस्ट, रंग, रूप, गंध बहुत बढ़िया है। जैसा कि सर आम का पेड़ तो बहुत बड़ा हो जाता है, फिर स्प्रे करने की क्या विधि है, कैसे करते हैं? स्प्रे फिर वो गन मशीन से करना पड़ता है। तो उसके लिए बड़ा स्प्रे पंप आता है गन वाला, तो वो 15 से 20 फीट हाइट तक जो है ना प्रॉपर जाता है। तो उससे ही स्प्रे फिर संभव होता है। और सर जैसा कि आज आप देसी बीजों की अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए देसी बीज भी आपके यहाँ काफ़ी वैरायटी दिख रही हैं, जिन पर भी आप फोकस कर रहे हैं। और जो अभी किसान है प्रेजेंटली में जो किसान खेती कर रहे हैं वो हाइब्रिड की बीजों की तरफ रुख कर रहे हैं, ये क्या कारण है सर? देखिए, हाइब्रिड बीज हम इसलिए लगाते क्योंकि उनमें पैदावार अच्छी होती है। पर लगाने के बाद किसान को बाद में ये समझ में आता है कि पैदावार तो अच्छी होती है लेकिन उनमें रेजिस्टेंस पावर कम होता है। जैसे ही हम मिट्टी में लगाते हैं और वो उग के आते हैं तभी से उनकी दवाइयाँ चालू होती हैं। और जब तक के पौधे का बुढ़ापा नहीं आता तब तक लगातार किसान उनमें दवाइयाँ डालता है। तो एक खर्चा तो हमारा बीज खरीदने में जाता है और दूसरा खर्चा हमारा दवाइयाँ डालने में जाता है। इन दोनों खर्चों की बजाय अगर हम अपने प्राकृतिक देसी बीजों पर काम करने लग जाएं तो मुझे लगता है कि आपका धन भी बचेगा और उपज भी बेहतर होगी। तो कुदरत ने जो है ना तमाम ऐसे बीज बनाए हैं जिनमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा फलन आता है। ये हमारी मानसिकता है कि देसी बीजों में फलन नहीं आता। बहुत सारे ऐसे मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। जैसे महुआ है, हमारे जंगलों में होता है, हाइब्रिड नहीं है महुआ, लेकिन एक महुए का पेड़ इतना टपकता है कि एक परिवार की आजीविका उस पर चलती है। हमने देखा कि ठंडी के समय में बेर आते हैं, हमारे बुंदेलखंड में तो बहुत खट्टे मीठे बेर होते हैं, हालांकि ये पूरे देश में है, पर यहाँ पर खास जो है ना बहुत सारी प्रजातियाँ हैं। और जब बेरी में बेर आते हैं तो इतनी बेर आते हैं कि वो डालियाँ भी कई बार टूट जाती हैं। हमारे यहाँ हर
साल कोई ना कोई पेड़ की डाली टूटती है, इतना वजन आता है, और वो कोई भी हाइब्रिड नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर वो हाइब्रिड नहीं है तो उन्हें नहीं फलना चाहिए या कम फलना चाहिए। तो कुदरत ने जो है ना, जैसे हमारे इंसानों में विविधताएं बनाई हैं, कोई इंसान ज़्यादा काम करता है, कोई थोड़ा कम करता है, कोई मीडियम करता है, ऐसी बीजों में भी है, कोई बहुत ज़्यादा फलता है, कोई मीडियम फलता है, कोई कम फलता है। हम किसानों को चाहिए कि हम जो ज़्यादा फलने वाला पौधा है या ज़्यादा फलने वाला जो भी वैरायटी है उसका हम बीज कलेक्ट करें, ताकि उसकी नई जनरेशन भी ज़्यादा फलने की तैयार हो। तो इसके लिए हमने एक चयन प्रक्रिया तैयार की, उसके पैरामीटर तैयार किए। किसान भाई अगर उस पैरामीटर से देसी बीज बनाते हैं तो निश्चित तौर पे वो हाइब्रिड से अच्छा परफॉर्मेंस ले सकते हैं, और साथ में एडिशनल फ़ायदे ये होंगे कि उनमें हमें खर्चा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो बीज हम खुद अगले साल बना सकते हैं वापस से, तो बीज का खर्चा कम होएगा। दूसरा, रेजिस्टेंस पावर होगा, तो जलवायु परिवर्तन के जो दुष्प्रभाव हमारे हाइब्रिड सीडों पर पड़ते हैं वो इस पर कम पड़ेंगे। और तीसरा ये होगा कि कुदरत तरीके से जो देसी बीजों में गुण होते हैं, उन गुण का भोजन हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, तो हमारी बॉडी सही तरीके से पोषित होगी, क्योंकि हमारे इंजन के हिसाब से या हमारे शरीर के हिसाब से कुदरत ने वैसे बीज बनाए, वैसे खाना बनाया। उनमें अगर हम परिवर्तन करेंगे तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव हमारे लिए भी पड़ेगा। जी, जैसा कि सर आप अभी भी ट्रैक्टर नहीं अपनी खेती में उपयोग करते हैं, कोई ट्रैक्टर नहीं आपकी खेती में आज भी चलता, 10-20 एकड़ खेती है हम देख रहे हैं, तो ये क्या कारण है, क्यों नहीं आप ट्रैक्टर चलाती हैं? इसके पीछे कारण ये है कि एक तो हम पूरी तरह से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं 15 सालों से, मिट्टी हमारी इतनी पोरस है, आप अभी नंगे पैर चलिए, आपका जो है ना पैर लगभग 1.5 से 2 इंच के नीचे तो आराम से जाएगा, और अगर आप हमारे मल्टी लेयर के अंदर जाएंगे और बेड पर आपका पैर रखा गया तो 4 इंच भी नीचे जा सकता है आपका पैर, और ये प्रैक्टिकल बात है। तो ये होने से क्या हो रहा है कि मिट्टी में इतनी नरमता आ गई है, इतनी सॉफ्ट हो गई है मिट्टी, कि अगर हम मैनुअली भी करें तो भी हमारा काम हो जाता है। तो प्राकृतिक खेती ना केवल हमारे लिए अच्छी सेहत का राज है, बल्कि हमारी मिट्टी की पोरोसिटी और खेती में लागत कम करने का भी एक आधार है। तो उससे हमें बहुत ज़्यादा बड़े ट्रैक्टरों की आवश्यकता नहीं होती है, हम छोटा हाथ से चलने वाला छोटे मोटे औजारों का प्रयोग करते हैं और छोटा पावर वीडर का प्रयोग करते हैं, उतने से हमारा काम हो जाता है। हम 16 एकड़ की यहाँ पे जोत कर रहे हैं, और सब कुछ मैनुअल और कुछ हाथ वाले ट्रैक्टर से, छोटे वाले से, मशीन से करते हैं। तो बड़े हैवी मशीनरीज की हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी मिट्टी प्राकृतिक खेती से बहुत सॉफ्ट हो गई। जो आपका कटहल है ये काफ़ी बड़ा है, इसका कंद क्या है कारण, ये क्यों इतना बढ़ रहा है? देखिए, हम यहाँ पर जैविक प्राकृतिक तरीके से सभी पौधों को खाद देते हैं, और समय समय पे इनकी ज़रूरत का ख्याल रखते हैं, और जब इनमें फलन आता है तो पौधे के ऊपर थोड़ा लोड होता है, उस समय पौधे को चाहिए अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है और उसे रिलैक्स की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हम जो है ना एक संतुलित और संपूर्ण आहार देते हैं इन पौधों को, तो इन्हें उस समय पे अतिरिक्त जो इनको भोजन की ज़रूरत है वो इनको मिलता है, और साथ में हम इनको टॉनिक भी उस समय पे देते हैं। दूध शहद का स्प्रे हुआ, बर्मीवास का स्प्रे हुआ, या फिर हमारे गौमूत्र का स्प्रे हुआ, इस तरीके से, या गुड़ और छाछ का स्प्रे हुआ, तो ये इनके लिए एक अतिरिक्त पोषण का मतलब वो करते हैं, और इससे इनको रिलैक्स फील होता है। तो ये कटहल की प्रजाति है, देसी प्रजातियों पर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। करीब हमारे पास 7 प्रजातियाँ हैं देसी कटहल की। ये लगभग 4 से 5 साल में जो है ना फलन पे आ जाती हैं, और बीज से हमें पहले पौधा तैयार करते हैं, फिर पौधे को हम अपनी जगह पे जहाँ हमें लगाना वहाँ पे ट्रांसप्लांट करते हैं, और फिर जाके ये 4 से 5 साल में फल देने लग जाते हैं। और एक कटहल जो है ना आपकी अच्छी आमदनी का एक माध्यम बन सकता है। तो किसान भाई अपनी मेड़ों पे भी लगा सकते हैं, या जहाँ पर भी वो खेती नहीं कर पा रहे या जोत नहीं पा रहे मिट्टी को, वहाँ पर भी ये लगा दें अगर, तो एक पौधा ही आपको कम से कम कुछ नहीं तो 20,000 रुपये तक देने की क्षमता रखता है। तो 1 एकड़ में अगर आप पौधे लगाएं तो करीब 100 पौधे आप 1 एकड़ में लगा सकते हैं, और 100 पौधों से आपकी आमदनी, फिक्स आमदनी कम से कम 2 से 3 लाख रुपए हो जाएगी। और इस आमदनी के लिए आपको कोई ट्रैक्टर नहीं चलाना, कोई दवाई नहीं डालना, कोई बहुत ज़्यादा खाद नहीं डालना, कोई मेंटेनेंस नहीं करना, ना लेबर लगानी है, और इसकी हम प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। प्रोसेसिंग करके इसकी आमदनी और भी बढ़ा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी मुनाफे की खेती और आमदनी बढ़ाने का एक जरिया हो सकता है। न्यूक्लियर कृषि एक ऐसा इन्वेंशन है जिसको हमने 3-4 चीज़ों को मध्य में रखते हुए किया। हमने खेती की शुरुआत 10 डिसमिल टमाटर की खेती से शुरू की थी। फिर खेती में बहुत तमाम तरह की परेशानियां हमने देखी, अलग अलग तरीके के चैलेंज देखे, पानी, खाद, खरपतवार, कीड़े, मौसम परिवर्तन का प्रभाव, बाज़ार की समस्या, और तमाम मार्केट में रेट का फ्लक्चुएशन और कम घटती हुई ज़मीन होना, ये मुख्य कारण थे। और हमारे पास भी ज़मीन कम थी, तो हमें लगता था कि कम ज़मीन में हम कैसे ज़्यादा
उपज लें। तो हमारे यहाँ पान की पैट्रिक फार्मिंग हमने बचपन से देखी है, तो उसके हमने कुछ आइडियाज़ को लिया। फिर हमने शहरों में आए तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के आइडियाज़ को लिया कि एक के ऊपर एक जब घर बन सकते हैं तो एक के ऊपर एक खेती क्यों नहीं हो सकती है, एक के ऊपर एक फसलें क्यों नहीं हो सकती। और इधर ये तमाम जो फार्मर कम्युनिटी में, किसान समुदाय में जो खेती की समस्याएं हैं, उन सब को आपस में क्लब करके ये मॉडल 2009 से हमने इस पर काम करना चालू किया, अध्ययन शोध रिसर्च करना चालू किया। और 2014 में फाइनली ये मॉडल हमने इन्वेंट किया। इसमें हम एक साथ एक ही ज़मीन पर 4 से 5 फसलें उगा सकते हैं, और इसको हमने 4-5 भागों में बांटा है। सबसे पहला ग्राउंड फ्लोर जिसमें हम कंद वाली फसलों को लगाते हैं, फिर हमने फर्स्ट फ्लोर जिसमें हम सभी पत्ती वाली सब्जियां लगाते हैं, फिर हमारा होता है सेकंड फ्लोर जिसमें हम लता वाली सब्जियां लगाते हैं, और फिर उसके बाद होता है थर्ड फ्लोर जिसमें हम फ्रूट वाली सब्जियां लगाते हैं या फ्रूट वाली फसलें लगाते हैं। तो इस तरीके से 4 भागों में बांट के अलग अलग ज़रूरत की चीज़ों को हम इसके अंदर लगाते हैं, और ये एक साथ 4 फसलों को आपको उगा के देता है। पानी उतना ही लगता है, खाद उतना ही लगता है, समय उतना ही लगता है, और तमाम संसाधनों की हमारी बचत होती है। साथ में ये जो मॉडल है या जो ये तकनीक है, ये 2 सिद्धांतों पर आधारित है। पहला उसका सिद्धांत है ये ढांचा। ये ढांचा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम 4 फसलें एक साथ एक ही ज़मीन पर लगाने की बात करते हैं तो फसलों को हमें ऑर्गेनाइज करना होगा, किसको कहाँ फलाना है वो व्यवस्थित करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें ये ढांचा बनाना पड़ता है। तो ये ढांचे की अपनी एक डिज़ाइन है, उस डिज़ाइन पे हम ढांचा बनाते हैं, और इस ढांचे की मदद से हम फसलों को ऑर्गेनाइज करते हैं। दूसरा सिद्धांत होता है इसका फसलों का कॉम्बिनेशन। किस फसल के साथ में कौन सी फसल होगी, ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम एक साथ में रहने वाली फसलों को अगर हम नहीं लगा पाए तो 2 फसलें एक साथ में होना संभव नहीं है। तो ये कम्युनिकेशन आपको देखना पड़ता है, और इसके बहुत सारे पैरामीटर हैं, बहुत बड़ी बात है, और इसके बहुत अलग नियम हैं। तो इन पर हम लगातार शोध और अध्ययन 2009 से कर रहे हैं। अभी तक हमने 4700 अलग अलग प्रयोग किए कॉम्बिनेशन बना के, उसमें से 370 मॉडल सफल हैं जो हम करते भी हैं, और किसानों को ये मॉडल सिखाते भी हैं, और कॉम्बिनेशन भी शेयर करते हैं, ताकि हमारे किसान समुदाय को फ़ायदा हो। और कितनी इसमें लागत आती है अगर जैसे कोई किसान करना चाहे तो? देखिए, ये जो इन्वेंशन है बेसिकली ये ढांचे पर आधारित है, और इसमें जो है ना 1 एकड़ की अगर हम बात करें, फिर हम एरिया डिवाइड कर सकते हैं। 1 एकड़ में लगभग 44,000 स्क्वायर फीट होते हैं, और 44,000 स्क्वायर फीट में लगभग 1450 हमें खड़े वाले पोल चाहिए पड़ते हैं, और करीब 25 से 30 पोल बाम्बू हमको चाहिए पड़ते हैं 40 फीट लंबाई के आड़े वाले, जो हम चारों तरफ से राउंड करके बांधते हैं। तो ये बहुत छोटे अगर एरिया में किया जाए तो उसके हिसाब से बहुत कम बांस की ज़रूरत पड़ेगी, और इसको बनाने के लिए हम 5 बाई 6 फीट के अंतर से जो है ना पोलों को लगाते हैं, और फिर उसके ऊपर जो है ना हम ये मोटा तार बांधते हैं, फिर पतले तार का जाला बुनते हैं। जाले के बाद जो है ना ये हम ऊपर से पतली पतली घास डालते हैं। इस घास का रोल होता है कि आधी धूप और आधी छाया को फिल्टर करके ज़मीन के अंदर लेके आना, ताकि तेज़ धूप का या लपट का प्रभाव हमारी फसल पर ना पड़े। तो ये एक तरह से प्रोटेक्शन का भी काम करता है, और दूसरा ये काम करता है कि जब हम कोई लता वाली फसल इस पर लेके जाते हैं तो लताओं को फैलने के लिए एक सहारे की ज़रूरत होती है। तो ये जो छत है ना, ये उनके सहारे का काम करती है, तो इससे जो है ना ये फैलने में मदद होती है। तीसरा इसका रोल होता है एवापोरेशन को रोकना। जब ज़्यादा तेज़ धूप पड़ती है तो 50% ये धूप को रोकता है, और नीचे जो फसल लगी होती है उस पर जो धूप पड़ती है उससे जो पानी का एवापोरेशन होता है, तो क्या होता है कि ये बायोडिस्पोजेबल मैटर होने के कारण ये घास है जो खेतों की मेड़ों पर होती है, और जब हम इसे ऊपर डालते हैं तो नीचे का पानी जब वाष्पीकृत होकर ऊपर आता है तो ये पानी जो है ना ये रोकने का और सोखने का ये काम करती है। तो ये जब पानी सोखती है और जब बाहर गर्म हवा चलती है तो ये गर्म हवा इससे टकरा के नीचे वातावरण को कूल कर देती है, तो तापमान को भी ये कम कर देती है, और उस कम तापमान में हम गर्मी में जो बाहर हम ओपन में फसलें नहीं कर पाते वो इस तकनीक के माध्यम से हम इसके अंदर कर लेते हैं। तो जो पत्ती वाली सब्जियां जैसे जनरली पालक है, मेथी है, धनिया है, ये 40 और 45 डिग्री के तापमान में जो है ना बाहर ख़त्म हो जाती है, जल जाती है उनके पत्ते, पर इनके अंदर बहुत खूबसूरती के साथ ये फसलें निकलती हैं, और उसकी वजह से हमें काफ़ी अच्छे दाम मिलते हैं। तो हमारे जो छोटे किसान भाई हैं या जो छोटे एरिया में इस मॉडल को करना चाहें वो इस पर हाथ आजमा सकते हैं और इसके लाभ ले सकते हैं।
जैसा कि सर अभी किसान भाई क्या करते हैं कि ड्रिप मल्चिंग की खेती करते हैं और उसमें ये पन्नी लगाते हैं। हम आपके खेतों में देख रहे हैं, आपके फ्लॉटों में देख रहे हैं, हमें पन्नी कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आ रही है। तो जो पन्नी है जो कहीं ना कहीं खेती के लिए वो घातक भी सर बन रही है, क्योंकि किसान क्या करते हैं कि उसको पूरी तरह से खेतों से बाहर नहीं निकालते हैं और उसी में मिलाते हैं। तो इसका आगे चल के क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पॉलीथीन जो है ना प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि कितना कार्बन उत्सर्जित होता है जब हम प्लास्टिक बनाते हैं, और ये नॉन डिस्पोजेबल मैटर है, ये कुदरत में वापस तो मिलता नहीं है, तो अर्थ पर ये पड़ा रहता है और फिर वो जाके मिट्टी की पोरोसिटी को ब्रेक डाउन करता है। जहाँ पे भी ये प्लास्टिक पड़ी रहेगी वहाँ पर धरती के अंदर पानी नहीं जाएगा, वहाँ पर कोई भी इंसेक्ट जो है ना पनप नहीं पाएगा, या जो भी बैक्टीरिया वायरस हैं वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे। तो ये जो है ना कहीं खेती में बहुत ज़्यादा नुकसान है। साथ में मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान में खेती में जो है ना लागत में कमी आना चाहिए, तभी हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। हम खेतों में कितनी भी मेहनत कर लें, जो भी हमारी कमाई होती है, अगर हम इस तरीके की लागत बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पे हमारी खेती में अच्छी आमदनी नहीं होगी। तो खेती की लागत को घटाने के लिए भी ये आवश्यक है कि हम उसका प्रयोग ना करें, और दूसरा हम अर्थ पर ऐसा कोई भी काम ना करें जो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संकट बन जाए। हमने जो काम किया उसका खामियाजा हम भुगत रहे और हमारे बच्चे भुगत रहे। जब हम अभी और आगे ये काम करेंगे तो उनके भी बच्चों को ये भोगना पड़ेगा। कोरोना महामारी एक उसका एग्जाम्पल है, और बदलती जलवायु परिवर्तन, टेम्परेचर का बदलाव, ग्लोबल वार्मिंग जैसे खतरों को देखकर हमें ये समझना चाहिए कि अब हमें किस ओर जाना है। तो प्राकृतिक खेती यही सिखाती है कि हम प्रकृति के साथ जुड़ें और किसी भी तरीके के आर्टिफिशियल सिस्टम के साथ में ना आने। तो हम ये पूरी प्राकृतिक जो हमारे संसाधन है उसकी मदद से हम ये काम करते हैं और इसका हमें बहुत अच्छा लाभ होता है। जैसा कि आप किसानों के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, दुनिया भर से तमाम किसान आ रहे हैं, तो उनके लिए मुफ्त ट्रेनिंग दे रहे हैं या कोई पॉलिसी रखी गई है? देखिए, हमारा भाव शुरू से ही रहा है कि लोगों को केमिकल फ्री अन्न मिले। क्योंकि ज़मीन हमारे पास बहुत थोड़ी थी, तो हमने कहा कि लोगों को सिखाते हैं, जो हमारे को परिणाम मिले हैं वो लोगों से शेयर करते हैं ताकि और लोग भी करें और समाज को जहर मुक्त अन्न मिले। तो हमने काम ये शुरू किया। 2000 लगभग हम 11 से लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। 27 और 28 तारीख को 2 दिन का पूर्णतः निःशुल्क प्रशिक्षण होता है, और उसके बाद जो है ना 7 दिन का भी एक हमने कोर्स बनाया है जो 20 से 26 तारीख को हर महीने होता है। तो ये प्रशिक्षण सारे निःशुल्क होते हैं, और पहले ये प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क होते थे, क्योंकि इसमें हम भोजन और आवास की सुविधा हेतु भी किसान से कुछ चार्ज नहीं करते थे। लोग हमारे यहाँ आते थे, हम लोगों को होटल में रुकने की व्यवस्था करते थे, इवन जो है ना स्टैंड से आने जाने की भी व्यवस्था करते थे। सारा खर्चा हम अपने मन से करते थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसका हमारे को अच्छा परिणाम नहीं दिया। तो तब से हमने जो है ना भोजन और आवास की व्यवस्था और आवागमन की व्यवस्था किसानों के ऊपर कर दी कि वो खुद अपना करें। ट्रेनिंग हम उनको मुफ्त ही देंगे। तो हमारा जब से काम चालू हुआ है तब से हम ये निःशुल्क व्यवस्था चला रहे हैं, और आने वाले समय में भी ये हमेशा निःशुल्क ही रहेगी। तो किसानों के लिए हमारी सेवाएं हमेशा निःशुल्क हैं, ट्रेनिंग के रूप में भी, विजिट के रूप में भी, और जब भी उनको कोई भी समस्या आती है तो व्हाट्सएप, ईमेल, वीडियो कॉल, फ़ोन, ये सारी सुविधाएं उनके लिए हमेशा के लिए निःशुल्क हैं, और इसका लाभ पूरे देश दुनिया के किसान उठा रहे हैं। जैसा कि सर एक और हमने अभी ट्रेंड देखा था, जो आप घास फूस रहती है उसकी भी आपने मार्केट में तकिया बना के निकाल दी, ये क्या प्रोजेक्ट है सर? सर एक्चुअली क्या होता है, देखिए हमारे एग्रीकल्चर की अगर हमें इनकम बढ़ानी है तो हमें बहुत सारे पॉइंटों पे काम करना पड़ेगा। तो एक पॉइंट एग्रीकल्चर का वेस्ट भी है, और निश्चित तौर पे कोई भी फसल पैदा होती है तो उसका वेस्ट तो होता है, पत्तियों के रूप में, तने के रूप में। तो हमने क्या किया कि हर एक वेस्ट पर क्या काम हो सकता है उस पर काम किया। तो हम हल्दी इसमें बहुतायत से उगाते हैं, तो हमने क्या किया, अपनी हल्दी के जो पत्ते होते हैं, हल्दी तो हमने निकाली, प्रोसेसिंग करी, पाउडर बनाया, लेकिन जो पत्ते हैं जिनको हम वेस्ट के रूप में फेंक देते हैं, उन पत्तों को हम कलेक्ट करके ड्राई करते हैं, और ड्राई करने के बाद जो है ना हम उनका ऊपर का छिलका, जो सॉफ्ट छिलका होता है, उसको कलेक्ट करके 20% रुई के साथ में मैश करके उसको भर देते हैं एक खोल के अंदर, और फिर उसको सी देते हैं। तो वो बेसिकली एक तकिया बनता है, और उसे एंटीबायोटिक तकिया के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे रोग व्याधियाँ भी दूर रहेंगी, एंटीबायोटिक तो है ही है, साथ में वायरस वगैरह भी आपसे दूर रहेंगे। दांत, खाज, खुजली, इस तरह की अगर
कोई समस्या है स्किन डिसीज से रिलेटेड तो वो भी दूर रहेगी, और इससे नींद बहुत अच्छी आएगी क्योंकि इसकी जो खुशबू है वो आपकी नींद को अच्छा बनाने में मदद करेगी। तो इस तरीके से ये तकिया काफ़ी पसंद किया लोगों ने, और अभी हम 1 एकड़ से लगभग 200 के आसपास तकिए बनाते हैं। 500 रुपये उसकी कीमत रखी है, और एग्रीकल्चर के वेस्ट से हम लगभग 1 लाख रुपए का रेवेन्यू तैयार करते हैं। और किसान भाइयों को इसके लिए हम प्रशिक्षण भी देते हैं ताकि वो भी इस तरह के काम करके अपनी आय को बढ़ाएं। ठीक है सर।